नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें इश्यूज डिस्कस करने हैं 3 और कल के बाकी हैं 2। टोटल हो गए 5 तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, आप भी बोर हो जाओगे एक दिन में 5 इश्यूज डिस्कस करके। तो आज 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, एक कल का डिस्कस करेंगे और फिर आज दोबारा से एक आज का छूट जाएगा, लेकिन 2 जो बच जाएंगे उनको फिर आने वाले 2-3 दिनों में हम शामिल कर लेंगे। सबसे पहले आज आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लर्निंग एक्सपीरियंस से संबंधित। हमारे देश का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है एजुकेशन सेक्टर में कोविड-19 के बाद, ये कल का आर्टिकल है जो बाकी है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सिटीजन से संबंधित और तीसरा इंडिया चाइना रिलेशंस। इसमें क्या है, देखो यूएसएसआर और चाइना के बीच एक समय में बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो तो सोल्व हो गया, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व नहीं हो उसका काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन हुए, वो सफल साबित नहीं हो उसके। आखिरकार रीज़न क्या है, चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के ऑनलाइन एक्सपीरियंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम शामिल करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो आज के समय में पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की महामारी से सफ़र कर रहा है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा है। इंडिया का ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर, चाहे वो सोशल स्फीयर हो, इकोनॉमिक स्फीयर हो, पॉलिटिकल स्फीयर हो, हर एक स्फीयर पर कोविड-19 की महामारी का इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर यूपीएससी पूछ लेती है पेपर 1 में कि कोविड-19 की महामारी ने इंडिया की सोसाइटी पर क्या असर डाला है, तो आप क्या लिखोगे? मान लीजिए अभी की अभी आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो एकदम से आपके माइंड में क्या आएगा, आप क्या लिखोगे? देखो, जब इस प्रकार से आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाए ना, तो आप सोसाइटी के अंदर टॉपिक्स याद कीजिए। सोसाइटी के अंदर टॉपिक्स क्या क्या हैं हमारे पेपर 1 में पॉपुलेशन का टॉपिक है, वुमेन का टॉपिक है, सेकुलरिज्म का टॉपिक है, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सैलिएंट फीचर्स ऑफ सोसाइटी, बूढ़े, यूथ, ये सब कुछ है, माइनॉरिटीज़। तो इन सब को लिंक कर दो आप कोविड-19 से। जैसे वुमेन को लिंक कर दो कि महिलाओं पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है एज़ कंपेरिजन टू मैन। महिलाओं को अपनी जॉब ज़्यादा संख्या में छोड़नी पड़ी है, उनके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, घर पर रहते हुए काम भी करना, इसके साथ साथ क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो बच्चों की देखभाल ज़्यादा करनी पड़ रही है। इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, तो वो सारे पॉइंट्स लिख दो। शुरुआत में कोविड-19 की महामारी जो आई थी, तो थोड़े समय के लिए कम्युनलिज्म भी हमारे समाज में बढ़ा था। तो इस प्रकार से हर एक टॉपिक से आप लिंक करते जाओगे तो आप ये जो ब्रॉड क्वेश्चन है कि इंडिया की सोसाइटी पर क्या असर आया है, उसका आंसर दे सकते हो। तो पॉइंट राइटर का ये है, कोविड-19 की महामारी ने ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर पर असर डाला है, लेकिन देखो एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो है एजुकेशन सेक्टर। और एजुकेशन सेक्टर में भी स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है कोविड-19 की महामारी का। देखो, जब स्कूल क्लोज थे, अभी तो कुछ कुछ राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, जब स्कूल्स बंद थे तो हमारे देश में ऑलमोस्ट 300 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। अब जब धीरे धीरे सभी राज्यों में स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि कोविड-19 की महामारी से पहले जितने बच्चे स्कूल आते थे, क्या उतने बच्चे स्कूल आ भी रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि देखो काफ़ी सारे सर्वेस कंडक्ट किए गए हैं और ऐसे परिवार जिनको कोविड-19 की महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा, वो कम कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं कि अपने बच्चों को वो फिर से पढ़वा पाएंगे। अगर देखो बात करें महामारी के दौरान किस प्रकार से सरकार ने कोशिशें की कि बच्चों की एजुकेशन पर असर ना हो महामारी का, और कैसा एक्सपीरियंस बच्चों का रहा, तो हमें बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं। पहले बात करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए। देखो, जैसे ही लॉकडाउन लगा, सरकार ने कोशिश स्टार्ट की कि बच्चों की एजुकेशन ना रुके, डिजिटल माध्यम से बच्चों की एजुकेशन जारी रखें। फोकस इस बात पर था टेक्स्ट का, वीडियो का, ऑडियो कंटेंट का इस्तेमाल किया जाए अलग अलग डिजिटल मीडियम से, जैसे एसएमएस, व्हाट्सएप, रेडियो, टीवी प्रोग्राम्स, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा जाए, उनके साथ एंगेज किया जाए। मार्च 2020 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा काफ़ी सारे फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए,
जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर सिलेबस के हिसाब से आपको ई लर्निंग कंटेंट मिलेगा। ई पाठशाला इनिशिएटिव, ये एक एप्लीकेशन है जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा लॉन्च की गई है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में बच्चे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं इस ई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। नेक्स्ट है स्वयं पोर्टल। 1900 कंप्लीट कोर्सेज मौजूद हैं इस पोर्टल के ऊपर। टीचिंग वीडियोस, कंप्यूटर वीकली असाइनमेंट्स, एग्जामिनेशंस, ये सब चीज़ें। स्वयं प्रभा क्या है? ये ग्रुप है 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स का, जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करते हैं। ये सारे देखो प्री में भी पूछे जा सकते हैं। वैसे देखो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं देखने में अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है सरकार ने खूब कोशिश की है डिजिटल माध्यम से बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। बट देखो बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे पहला चैलेंज तो ये रहा, सरकार ने हमारे समाज में मौजूद वेरियस डिवाइड्स पर ध्यान नहीं दिया। हमारे समाज में देखो डिजिटल डिवाइड है। कुछ लोग इंटरनेट को और इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आज भी पॉपुलेशन का एक बड़ा तबका ऐसा है जो ना तो इंटरनेट को एक्सेस कर पाता है, ना ही उनके पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकें। ना सिर्फ डिजिटल डिवाइड, और भी काफ़ी सारे डिवाइड हैं, जैसे जेंडर डिवाइड है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्पेशल डिवाइड है। कुछ इलाके ज़्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे शहरों के मान लीजिए, या फिर कुछ स्टेट्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो बहुत सारे डिवाइड्स हमारे देश में हैं, उनको ध्यान में सरकार ने नहीं रखा। और देखो जब लॉकडाउन लगा, स्कूल्स बंद हुए, तो जो बॉयज़ थे वो तो पढ़ाई की तरफ इनअटेंटिव हो गए। दूसरी तरफ गर्ल्स को पेरेंट्स ने कहा कि आप घर के काम में हाथ बटाइए, तो एजुकेशन से ध्यान एकदम से हट गया। और देखो पढ़ाई में जब डिसरप्शन आया ना, तो डेली जो एजुकेशनल रूटीन था वो खराब हो गया। ये चीज़ देखो आपने भी महसूस की होगी कि कुछ दिनों के लिए आप किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर सके, तो एकदम से आपने जब फिर से पढ़ाई स्टार्ट की तो शुरू में आपको दिक्कत आती है। पहले आपका रूटीन चल रहा था, सब कुछ सही था, थोड़ा सा जो डिसरप्शन आया उसकी वजह से रूटीन आपका ख़राब हो गया। उसी प्रकार से बच्चों को भी यही चैलेंज का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो पहले सीखा था वो भी वो भूल गए, क्योंकि उनका रूटीन ख़राब हो गया था। फिर सरकार ने कहा कि बोर्ड एग्जामिनेशन को हम पोस्टपोन करेंगे, महामारी है। अब बिना एग्ज़ाम के आप किसी क्लास के बच्चों को फर्दर क्लास में प्रमोट करोगे तो क्वालिटी पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। बच्चों ने पढ़ा ही नहीं, सीधे से वो अगली क्लास में चले गए, तो क्वालिटी पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद बहुत से परिवार महामारी के कारण गरीबी रेखा से नीचे आ गए। अब उनको दिक्कत आएगी कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन कैसे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट, सरकार देखो काफ़ी सारी स्कीम्स प्रोवाइड कर रही थी ताकि स्कूल्स में बेहतर इनरोलमेंट रेट इंश्योर की जा सके, जैसे मिड डे मील स्कीम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू गर्ल चिल्ड्रन। ऐसी अनेकों स्कीम्स सरकार चलाती हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में आएँ। लेकिन देखो ये सब स्कीम्स भी इम्प्लीमेंट होना बंद हो गई महामारी के दौरान। तो इसलिए अब इन सारी स्कीम्स को फिर से सुचारू रूप से चलाना, बेहतर इनरोलमेंट इंश्योर करने के लिए, ये सरकार के लिए एक चुनौती होगी। नेक्स्ट, पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कई सारे स्टेट्स में देखो अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कल की एक न्यूज़ है, शायद मध्य प्रदेश के एक मंत्री 50 फीट के एक झूले पर चढ़ गए फ़ोन का सिग्नल प्राप्त करने के लिए। उनको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होगी, लेकिन उस एरिया में, जिस एरिया में वो थे, सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो वो 50 फीट के एक झूले पर चढ़ गए ताकि सिग्नल आए और वो फ़ोन पे बात कर सकें। तो हमारे देश में अभी भी कई स्टेट्स में, कई रीजन्स में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। और जहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पे एक चैलेंज ये भी आता है, टीचर्स तैयार नहीं थे इतना जल्दी एकदम से ऑनलाइन जाने के लिए। उनसे कोई कंसल्ट नहीं किया गया, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं हुई कहीं पर। इसलिए एक चीज़ तो ये भी देखने को मिली कि देखो बहुत सारी जगहों पर टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहे थे, लेकिन सैलरी उनकी सुचारू रूप से आ रही थी। मतलब बिना कुछ किए कई जगहों पर टीचर्स अपनी सैलरी प्राप्त कर रहे थे। लास्ट में वे फॉरवर्ड में कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। देखो बहुत सारे स्कूल्स कुछ NGOs के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और ऐसे स्कूल्स मेनली
गरीब रीजन्स में होते हैं, पुअर एंड बैकवर्ड सेगमेंट्स में। तो उन एनजीओज ने अच्छा काम किया जब लॉकडाउन लगा, जब बाकी स्कूल्स बंद हो गए, क्योंकि उन स्कूल्स के टीचर्स ने इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के घर पर जाके पढ़ाया या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर पढ़ाया। वो पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं हुए जैसा कि देश के बाकी इलाकों में देखने को मिला। तो सरकार अब आगे से जो एजुकेशनल प्लानिंग करे वो देखो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। मतलब सरकार देखे लोकल लेवल पे सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से प्लानिंग करे, ना कि दिल्ली में मिनिस्ट्रीज के ऑफिस में बैठ के ब्यूरोक्रेट्स पूरे देश के लिए पॉलिसी बना दे बिना कंटेक्स्ट को देखते हुए कहीं पर क्या सिचुएशन है। वो बात है ना, वन साइज डजंट फिट ऑल, एक साइज का जूता सबको फिट नहीं आता है। नेक्स्ट, प्लानिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए, जेंडर डिवाइड को देखते हुए होनी चाहिए और इंक्लूसिव भी होनी चाहिए। यानी सरकार इस प्रकार से एजुकेशन प्रोवाइड करे कि हर एक समाज का जो तबका है, गरीब अमीर, गांव का शहर का, सब उस एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। तो देखो, जब तक स्कूल्स नहीं ओपन होते हैं, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रयास करना चाहिए कि सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और बैरियर्स जो हैं, मतलब रुकावटें जो हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को एक्सेस करने में, वो दूर हों। इसके साथ साथ मिड डे मील स्कीम चलती रहे, इवन स्कूल्स बंद हों तब भी। इसके अलावा आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स और प्रोविजन ऑफ पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स टू गर्ल स्टूडेंट्स, ये भी अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों के लिए अगर स्कूल्स बंद हों तो भी। और जब स्कूल्स रीओपन हों तो जैसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी बोला गया है कि यूनिवर्सल इनरोलमेंट चिल्ड्रन का इंश्योर किया जाए। और यूनिवर्सल इनरोलमेंट इंश्योर करने के लिए दोबारा से सरकार को आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट करने होंगे, यानी जागरूकता वाले प्रोग्राम स्टार्ट करने होंगे कि सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अदरवाइज देखो, फिर से सभी बच्चों का री इनरोलमेंट इंश्योर करना आसान नहीं होगा। लास्ट पॉइंट ये है, कुछ अट्रैक्टिव स्टेप्स भी सरकार को लेने चाहिए ताकि लो इनकम क्लास की फैमिलीज़ को और ज़्यादा एंकरेज किया जा सके कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और उनकी एजुकेशन कंटिन्यू भी रखें। सिर्फ स्कूल में एक बार भेजने से काम नहीं चलेगा, ये भी इंश्योर करें कि उनके बच्चे लगातार स्कूल में जाएं। इसके लिए कौन से अट्रैक्टिव स्टेप्स सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं? जैसे देखो, रीमीडियल ट्यूशन, अगर पढ़ाई प्रभावित हुई है तो उसे कंपनसेट करने के लिए ट्यूशन का प्रावधान, काउंसलिंग की व्यवस्था करना, स्कॉलरशिप्स, टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र उन फैमिलीज़ को, या फिर दूसरी इंटाइटलमेंट्स जिससे गरीब से गरीब परिवार जो हैं वो उनको थोड़ा सा इंसेंटिव मिले कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। और सेकेंडरी एजुकेशन जो है गर्ल्स के लिए वो फ्री की जा सकती है सरकार के द्वारा, ये भी एक अच्छा स्टेप होगा ज़्यादा गर्ल्स की इनरोलमेंट इंश्योर करने के लिए और ड्रॉप आउट रेट को भी कम करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया के लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिडिशन से संबंधित है। इशू क्या है? इशू देखो ये है, दिशा रवि क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने एक टूल किट प्रिपेयर किया था। उस टूल किट में क्या है, जैसे देखो आप अपना शेड्यूल नहीं बनाते कि 23 तारीख को आप पॉलिटी पढ़ोगे, 24 तारीख को आप इकोनॉमी पढ़ोगे, 25 तारीख को आप ज्योग्राफी डिस्कस करोगे अपने दोस्त के साथ, 27 तारीख को आप MCQs लगाओगे। उसी प्रकार से टूल किट में किसानों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसको सपोर्ट करने से संबंधित प्रोग्राम था। जैसे ये जर्नलिस्ट हैं, इन जर्नलिस्ट को शेयर करनी है न्यूज़, इन मीडिया आउटलेट्स को शेयर करनी है, लेफ्ट आइडियोलॉजी से संबंधित वो मीडिया आउटलेट्स हैं मेनली। ग्रेटा थनबर्ग कब ट्वीट करेगी, कौन सी पिक्चर ट्वीट करेगी, ये चीज़ें हैं। मतलब डिटेल में तो मैंने नहीं देखा, ईजिली अवेलेबल है, आप देख सकते हो, लेकिन देखने की आवश्यकता है नहीं, अपने पढ़ाई के कोई काम का नहीं है। इशू ये है कि दिशा रवि ने ये टूल किट प्रिपेयर किया और उसके बाद सरकार ने अरेस्ट कर लिया दिशा रवि को कि आपने ये टूल किट प्रिपेयर किया था, ये देश के खिलाफ साजिश है। तो विवाद यही है कि सिडिशन चार्ज फिलहाल इस केस में बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। तो सिडिशन का इशू हम डिस्कस करें उससे पहले सिडिशन का एक आर्टिकल हम रिवाइज कर लेते हैं पुराना। क्या है IPC सेक्शन 124A? अगर देखो कोई पर्सन सरकार के अगेंस्ट, सरकार जिसे चुना गया है रूल्स के अकॉर्डिंग, ऐसी सरकार के अगेंस्ट नफरत फैलाता है या फिर असंतोष फैलाता है, असुरक्षा फैलाता है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 124A के अंतर्गत।
3 साल की या फिर फाइन हो सकता है, या फिर इवन उम्र कैद भी हो सकती है। और देखो असंतोष कैसे फैलाया जा सकता है, आपको पता है, बोलकर या फिर लिखकर कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश कर लिया जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग चुनी गई सरकार के अगेंस्ट असंतोष फैलाया जाता है, या फिर चित्र की सहायता से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेडिशन के। लेकिन देखो ये जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। हम पहले कुछ डिटेल्स जानेंगे इस सेक्शन के बारे में, उसके बाद आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे आज नया क्या कुछ है। ब्रिटिश ईरा का ये लॉ है सेक्शन 124A। 1860 में जब आईपीसी आई थी तो उस समय आईपीसी में सेक्शन 124A नहीं था, लेकिन बाद में ऐड किया गया 1870 में। लेकिन फाइनल जो अमेंडमेंट हुई वो 1898 में हुई। उस समय देखो हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स, वो लीडर्स जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उन पॉलिटिकल लीडर्स को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ये सेक्शन लेकर आए थे। तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जब देश आज़ाद होगा तो उस समय इस सेक्शन को हटा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कैसे ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट। जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 के अगेंस्ट। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था 2 बार, एक बार 1897 में और एक बार 1909 में भी। इवन गांधी जी के अगेंस्ट भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। पिछले कुछ समय में फेमस केसेस जब सेडिशन सेक्शन का इस्तेमाल किया गया, डॉक्टर विनायक सेन के अगेंस्ट, अरुंधति रॉय के अगेंस्ट, परवीन तोगड़िया के अगेंस्ट और कन्हैया लाल के अगेंस्ट भी। देखो 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, केदारनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो सेडिशन का होना जरूरी है। अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फायदा उठा के हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सेडिशन का सेक्शन होना चाहिए। मतलब 1962 के अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के सेक्शन को हटाया नहीं था, बल्कि आदेश दिया था कि इसे रखा जाए। उसके बाद मेनका गांधी केस 1978, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया अगर देखो कोई पर्सन सरकार की पॉलिसीज को, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करता है दायरे में रह के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार को उखाड़ना चाहता है, यानी सरकार के खिलाफ असंतोष फैला रहा है। तो ये क्लैरिफाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेनका गांधी केस 1978 में। उसके बाद फेमस केस है रोमेश थापड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में देखो हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कई बार सरकार क्या करती है, बुक बैन कर देती है, यह कह के कि अगर ये बुक रिलीज होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नफरत का माहौल बनेगा। तो इस केस में हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था कि देखो ये कोई रीजन नहीं हुआ, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करके या फिर पब्लिक सेफ्टी की बात करके कोई बुक बैन कर देते हो, तो ये आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। तो ये हमने कुछ फेमस केसेस की बात की। आप इन केसेस को इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए अगर सेडिशन के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती हैं। अभी कंटेक्स्ट ये है कि लॉ कमीशन 5 दशकों में यानी पिछले 50 सालों में ये तीसरा मौका होगा कि लॉ कमीशन के द्वारा विचार किया जाएगा कि सेक्शन 124A आईपीसी को हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए। तो लॉ कमीशन के द्वारा अब सेडिशन यानी आईपीसी सेक्शन 124A से संबंधित इश्यूज को रखा गया है पब्लिक डोमेन में, ताकि पब्लिक अपनी राय रख के इस सेक्शन पे पब्लिक क्या चाहती है, ये सेक्शन हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। इससे पहले देखो 1968 में लॉ कमीशन के द्वारा इस सेक्शन को एनालाइज किया गया था। उस समय लॉ कमीशन ने कहा था कि नहीं, सेक्शन 124A को नहीं हटाना चाहिए। 1971 में एक बार फिर से लॉ कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो सेडिशन 124A का जो दायरा है उसे एक्सपेंड कर दिया जाए। यहाँ हेडिंग में सीडेशन लिखा हुआ है, सेडिशन है, बेहोश थोड़ी ना करना है हमें। तो लॉ कमीशन ने देखो 1971 में कहा कि अभी फिलहाल सेक्शन 124A में लिखा गया है कि कोई पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ असंतोष फैलाता है, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा लेजिस्लेचर, जुडिशरी और संविधान के अगेंस्ट भी कोई पर्सन असंतोष फैलाता है, तो ये सब चीज़ें भी सेक्शन 124A के अंतर्गत आनी चाहिए।
एक बात यह भी बोली गई थी 1971 की रिकमेंडेशंस में, सजा जो है उम्र कैद इसे घटा के 7 साल मैक्सिमम कर दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन थी 1971 की, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब लॉ कमीशन के पास एक अच्छा मौका है सेक्शन 124A को हटाने के लिए रिकमेंडेशंस दी जाएं। देखो बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं जो कहते हैं कि सेक्शन 124A को हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है, ये वो एक्ट है जिसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स करते थे हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स को उस समय दबाने के लिए। क्या ये उचित है कि आज भी वो सेक्शन चली आ रही है और इसे हटाया नहीं जाता? और देखो आश्चर्यजनक बात यह है कि अब यूके में इसी प्रकार का कोई सेक्शन नहीं है। 10 साल पहले ही यूके इस प्रकार के सेक्शन को अपने संविधान से हटा चुका है, तो इसलिए इंडिया को भी हटा देना चाहिए 124A। दूसरा आर्गुमेंट बहुत ज्यादा वाइड है, सेडिशन की जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा वाइड है। तीसरा आर्गुमेंट, बहुत बार देखो मिसयूज किया जाता है सरकार के द्वारा अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस सेक्शन का। अगर कोई ऐसा पर्सन जो सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता है, इवन डिसेंट दबाने के लिए भी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो इस्तेमाल करते हैं इस सेक्शन का। नेक्स्ट आर्गुमेंट, वैसे देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था अगर कोई पर्सन वायलेंस को इंसाइट करे तभी आप इस सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन लोअर लेवल पे जो पुलिस वाले होते हैं उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो अंधाधुंध इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जो फेमस लोग होते हैं अगर उनके खिलाफ इस प्रकार का केस दर्ज किया जाता है, वो मीडिया में आ जाता है, वो बच निकलते हैं। सोच के देखिए, काफी बार तो गरीब लोगों के खिलाफ भी पुलिस के द्वारा इस सेक्शन के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया जाता है और उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। और सबसे लास्ट में हमारा सदाबहार आर्गुमेंट, सेक्शन 124A आईपीसी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व करने का काम करता है, यानी फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 उसका उल्लंघन है। तो ये 5 आर्गुमेंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन बैलेंस्ड रूप से लिखिएगा। इस प्रकार से हमने सेडिशन का जो बेसिक इशू है उसे डिस्कस कर लिया। 2 और केसेस का उल्लेख आप कर सकते हो जब भी सेडिशन के बारे में आपको कुछ लिखना है। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस को तो हमने डिस्कस कर लिया। 1982 का पी अलावी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और 1995 का बलवंत सिंह एंड ANR वियास स्टेट ऑफ पंजाब, इन 2 केसेस का उल्लेख भी आप कर सकते हो। इन 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सी बात कही थी। अगर देखो स्लोगन्स रेज किए जाते हैं या फिर पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है, जुडिशियल सेटअप को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ये सेडिशन के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हुआ क्या था, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे लेकिन उससे कोई वायलेंस जनरेट नहीं हुआ था। तो इस केस में सरकार के द्वारा सेडिशन के तहत केस दर्ज कर लिया गया था, लेकिन 1995 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं लेकिन उससे वायलेंस इंसाइट ना हुआ था, और ऐसा प्रतीत होता है ना ही उनकी ऐसी भावना थी कि वायलेंस इंसाइट हो, तो ये सेडिशन के तहत नहीं आएगा। आप सेडिशन चार्जेस के तहत इनको सजा नहीं दे सकते। तो इन 2 केसेस का उल्लेख भी आप कर सकते हो, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस के अलावा। अब हम आज का सेडिशन का जो आर्टिकल है उसे डिस्कस करते हैं। आज के आर्टिकल में पहले तो देखो सेडिशन चार्जेस की हिस्ट्री की बात की जाती है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद राइटर का भी यही व्यू है कि सेडिशन का जो सेक्शन है, सेक्शन 124A आईपीसी, इसको हटा देना चाहिए। राइटर कहते हैं ये देखो लिबरल्स, राइट विंग, लेफ्ट विंग, कंजर्वेटिव से इनकी बात नहीं है, ये देश के 130 करोड़ लोगों की बात है। सरकार के खिलाफ नाराजगी हो सकती है, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है क्योंकि 130 करोड़ लोग जब एक साथ रहेंगे तो उनकी बीच की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। वैदिक स्पिरिचुअलिटी में एक कोर आइडिया है आनो भाद्रा कर्तावो यान्तु विश्वता, यानी नोबल थॉट्स को आने दो सभी डायरेक्शंस से। और अगर देखो सरकार के खिलाफ नाराजगी है तो उनका भी अलग व्यू हो सकता है, तो इसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। एक एडिशनल सेशन जज ने हाल ही में नोट किया सेडिशन चार्ज में बेल देते वक्त कि सेडिशन का जो लॉ है ये सरकार के हाथों में, स्टेट के हाथों में एक बहुत ही पावरफुल टूल है सोसाइटी में पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर देखो सरकार
इस टूल का इस्तेमाल करती है अपने खिलाफ नाराज़गी को दबाने के लिए और नाम देती है कि हम मिसक्रिएंट्स को पकड़ रहे हैं। ये गलत है। मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं वो लोग जो वायलेंस को बढ़ावा देते हैं, वायलेंस करते हैं, उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, बट वो प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत होनी चाहिए। यूके जिससे हमने ये कानून लिया है, यूके ने देखो ऑलरेडी इस लॉ को रिपील कर दिया है 2010 में, तो इंडिया को भी रिपील कर देना चाहिए। और जब तक रिपील नहीं होता है, कोर्ट्स देखो इफेक्ट देखें, अगर किसी पर किसी टेक्स्ट के लिए सिटीजन का चार्ज लगाया जाता है तो आप ये देखिए कि उस टेक्स्ट का इफेक्ट क्या हुआ है, क्या इफेक्ट वास्तव में वायलेंस वाला हुआ है, ये ना देखें उस टेक्स्ट में है क्या। सरकार ये साबित करना चाहती है कई बार केसेस में कि देखो टेक्स्ट ऐसे हैं, सिटीजन का चार्ज बनता है, लेकिन कोर्ट्स सिर्फ टेक्स्ट को देख के अपना जजमेंट ना दें। कोर्ट्स ये भी देखें कि उन टेक्स्ट से इफेक्ट क्या हुआ है। प्रियम्बल में हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में जिस प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, उस प्रकार का जस्टिस देखो इंश्योर करना जरूरी है। और आज देखो समाज काफ़ी बदल भी चुका है। केदारनाथ केस में जो रूलिंग आई थी 1962 में, सिटीजन चार्जेस को अपहोल्ड किया गया था, कुछ गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज वो समय नहीं है। आज कुछ साइबर बुलीज हैं, मतलब मिनटों में कुछ ट्रेंड करवाना चाहते हैं तो वो ट्रेंड हो जाता है। तो बदलते समय के हिसाब से या तो देखो सिटीजन का लॉ रिपील होना चाहिए या फिर कम से कम चेंजेस तो आने ही चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सिटीजन से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। निरुपमा राव के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो पहले इंडियन फॉरेन सर्विस में थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो इस आर्टिकल की मेन एसेंस ये है कि एक समय में यूएसएसआर और चाइना के बीच भी बॉर्डर डिस्प्यूट था और इन दोनों देशों के बीच भी काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन हुए बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे इंडिया और चाइना के बीच साइन हुए 1993 से लेकर 2013 के बीच। तो आखिरकार क्या रीज़न है कि यूएसएसआर और चाइना के बीच तो बॉर्डर पर शांति है, अब दोनों देशों के बीच की दोस्ती भी बहुत बड़ी है। यूएसएसआर तो नहीं है, लेकिन रशिया और चाइना के बीच अभी दोस्ती बहुत गहरी है, जबकि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक सोल्व नहीं हो उसका है। और गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद तो टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच कौन से एग्रीमेंट साइन हुए बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने को लेके। 1993 में एग्रीमेंट साइन हुआ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1996 में एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड। 2005 में मोडालिटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड। 2012 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। और 2013 में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था। इन सभी एग्रीमेंट से जो की पॉइंट्स निकल के आते हैं वो यही है कि दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिस्पेक्ट करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, और दोनों देश एलएसी पर मिलिट्री फील्ड में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इंप्लीमेंट करना कंटिन्यू रखेंगे। बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन किया जाएगा। कोई भी देश मिलिट्री फोर्स की सहायता से बॉर्डर पर यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सारी बातें हैं। और पेट्रोलिंग पार्टीज अगर पेट्रोल करते हुए आमने सामने आ भी जाएंगी तो सेल्फ रिस्ट्रेंट को एक्सरसाइज किया जाएगा और वापस लौट जाएंगी पेट्रोलिंग पार्टीज। अब इस प्रकार के एग्रीमेंट्स देखो यूएसएसआर और चाइना के बीच भी साइन हुए थे, बट क्वेश्चन वही, दोनों के बीच में कैसे शांति आई लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में नहीं आई। तो इसका देखो सबसे बड़ा रीजन ये है, जब यूएसएसआर और चाइना के बीच डिस्प्यूट था ना, दोनों में से बड़ा देश कौन सा था, बड़ी पावर कौन सा था, यूएसएसआर। तो इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए यूएसएसआर ने बड़ा दिल दिखाया। कैसे? जैसे अपने आप से यूनिलेटरली फोर्स की संख्या को कम कर दिया। यानी अब देखो यूएसएसआर ने अपने सैनिकों की संख्या को कम कर लिया तो चाइना का थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ यूएसएसआर के ऊपर। उसके बाद SS-20 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनको हटा लिया यूएसएसआर ने बॉर्डर से, इससे भी चाइना का कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
फिर धीरे धीरे एग्रीमेंट साइन होते गए, और उससे भी ज़्यादा देखो, चाइना की एक लंबे समय से डिमांड थी कि अमूर उसूरी, ये नेविगेशनल चैनल की जो मीडियन लाइन है, इसको दोनों देशों के बीच बॉर्डर माना जाए। ये मानना यूएसएसआर के लिए चाइना को एक बड़ी कंसेशन देने के समान था, लेकिन यूएसएसआर ने चाइना की इस डिमांड को भी माना। तो कुल मिला के बात ये है कि यूएसएसआर ने बड़ा दिल दिखाया, इसलिए दोनों देशों के बीच पीस इस्टेब्लिश हो सकी और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन हुए। ये एक रीज़न है जिसकी वजह से यूएसएसआर और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुए वो सफल हुए, लेकिन इंडिया चाइना के बीच एग्रीमेंट जो साइन हुए वो सफल नहीं हुए। इसके बाद दूसरे रीज़न की बात करें, देखो पहले बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व हुआ यूएसएसआर और चाइना के बीच, उसके बाद ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए जो जिनकी हमने बात की, ये सारे एग्रीमेंट्स हैं। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर सेटलमेंट तो हुई नहीं, उससे पहले ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए, इसलिए पीस इस्टेब्लिश नहीं हो उसकी। अभी तो देखो दोनों देशों के बीच एलएसी क्लैरिफिकेशन को लेके भी एग्रीमेंट साइन नहीं हो उसका है, मतलब कि हाँ कम से कम ये तो पता हो, इंडिया को ये पता हो चाइना की परसेप्शन क्या है एलएसी की, और चाइना को ये इंडिया को ये पता हो चाइना की क्या परसेप्शन है एलएसी को लेके। अभी तक इस पर भी सहमति नहीं बनी है कि परसेप्शन क्या है, वो छोड़िए कि एलएसी है कहाँ पे, ये परसेप्शन क्या है दोनों देशों की, उस पर भी सहमति नहीं बन सकी है। एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा 2013 में जब दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स मिले तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने मैप शेयर किया चाइना के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में कि हमारी एलएसी की परसेप्शन ये है। उस रिप्रेजेंटेटिव ने इंडिया के मैप को देखा और देखते ही बंद कर दिया और वापस लौटा दिया कि नहीं 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 नहीं, ये तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब ये हम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे ये मैप। तो उसके बाद तो कोशिश भी नहीं है कि कम से कम एलएसी के परसेप्शन को लेके तो सहमति बने, क्लैरिफिकेशन आए। और लास्ट रीजन तो देखो यही है कि इन एग्रीमेंट्स को नर्चर नहीं किया गया अच्छे से, मतलब अच्छे से फॉलो नहीं किया गया, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। कोशिशें हुई बट जो रिजल्ट यूएसएसआर और चाइना के बीच देखने को मिला वो ट्रस्ट कभी बन ही नहीं इसका इंडिया और चाइना के बीच। तो ये कुछ रीजंस हैं कि इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुए वो सफल नहीं हो सके। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।